यही इस मुल्क की मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे क्रिश्चियन, यहाँ पे पारसी, यहाँ पे सिख, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। हाउ यू एंडेड अप इन मीडिया में कैसे? तस्वीरें जब मैंने पोस्ट कर दी तो सुबह सुबह उठा तो इंडिया के अखबारों में, कनाडा के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में, ये वेबसाइट पे चल रहा है, लोग मुझे मेंशन कर रहे हैं, पाजी और फेमस हो गए पाजी। मैं देखा कि हरमीत सिंह बिकम अ पाकिस्तानी फर्स्ट सिख न्यूज़ एंकर। इसी से सवाल डालते हैं आपके गांव की जानिब। हाय 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 हाय, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के लंगूटिया यार, जितने भी जो चड्डी फ्रेंड्स होते हैं ना भाई, वो मेरे सारे उधर हैं और वो सारे मुसलमान हैं। कभी कभार ये होता है, जिस तरह आपने बात की कि आपके पास ऑप्शन था जाने का, और मैंने कहा मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करूँगा, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। थोड़ा सा मैं इस मामले के मतलब बताएं, जो शाजिया मरी वाला इशू हुआ एंड स्टफ डायरा बहुत सोशल मीडिया। मैं आज भी उनसे कहता हूँ हमारी बहन है, और अगर उनका दिल दुखा हो तो हम उसके लिए माजत खाएं, लेकिन हमारा भी तो दिल है भाई साहब। थोड़ा सा हमें बताएं कि जो सिखिज्म है, जो अब रिलीजन है, किन कोर वैल्यू सिस्टम के ऊपर है? तो उन्होंने फरमाया कि अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ये तो उसकी नूर से पैदा मखलूक है, ये तो सारी अच्छी है, कोई बुरा नहीं है। अपने किरदार से बुरे होंगे लेकिन वो तो उसकी नूर है। विदाउट एनी बीइंग बाय, सबसे फेवरेट जगह कहाँ पे जहाँ पे आपने विजिट किया? मैं बलूचिस्तान की बात करूं, मैं वहाँ पे मैंने बड़ा अजीब सा तबका देखा है, इंतहाई इंटेलेक्चुअल, गुफ्तगू का मयार बड़ा डिफरेंट है उन लड़कों का, लड़कियों का। अच्छा, मैंने तासुब रत्ती भर रब दी सौं खा के कह रहा हूँ पाजी, रब दी सौं खा के कह रहा हूँ कि मैंने रत्ती भर नहीं देखा है। मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं ना, मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम बलोच और आप देख रहे हैं बलोच कनेक्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम हर दफ़ा आते हैं एक नए मेहमान के साथ और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ परतों के हवाले से, मुख्तलिफ़ राज़ों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोग हम बुलाते हैं या बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को आगाह कर सकें और हम कुछ सीख सकें। और आज भी मेरे साथ हैं, मेरे एक मेहमान हैं, बहुत स्पेशल मेहमान हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हमें वक्त दिया। हरमीत सिंह, हरमीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हम, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से हम आपके पीछे पड़े हुए थे। मैं माज़रत चाहता हूँ, और मैं, क्योंकि हम दोनों जिस फील्ड से हैं, जिससे हमारा ताल्लुक़ है, तो जब कोई लेट कर जाए, ना आए, तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। तो मैंने तो पहले उससे भी माज़रत की और आपसे ऑन एयर करता हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात ये थी कि मैं आउट ऑफ इस्लामाबाद था। बिल्कुल नहीं, मैं आपको तो सॉरी जब बताया गया था कि लास्ट टाइम मैंने कहा कि वो नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा नहीं वो कहीं गए हुए हैं बलूचिस्तान से। मैंने कहा बलूचिस्तान गए हुए हैं, फिर माफ़ है। चलो अपने इलाके गए हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं। So that's why. बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच हरमीत। हरमीत, हम पहले जनरल एक स्टार्ट करते हैं। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, इट्स अ मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, मैक्सिमम, मतलब मिनॉरिटी की बहुत कम तादाद है। ऐसे ही आप मुझे नहीं पता आपकी स्टोरी को, मेरे ऑडियंस को भी नहीं पता। हाउ यू मेड इट टू द मेन स्ट्रीम? मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताएं, थोड़ा सा मुझे अपने स्ट्रगल बताएं कि हाउ यू मेड इट। वसीम, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया से जाए तो कुछ करके जाए, कुछ ऐसे काम करे कि कम से कम मुल्क का नाम और उसका अपना नाम भी, ऐसा नहीं है सिर्फ मुल्क का नाम, अपनी भी कोशिश होती है कि आपको भी दो लोग याद रखें जनाजे पे या किसी जगह आपके टिकर चलें कि कम से कम इस शख्स ने ये काम किया था। मेरी भी ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि बचपन से तो ये थी कि मैं फ़िल्म में जाऊँ, एक्टर बनूँ। मैं पहले कराची चला गया, मॉडलिंग स्टार्ट की। दैट टाइम आई वाज अ क्लीन शेव गाय। मेरे तस्वीरें में आपको, आप ऑडियंस को दिखा देंगे आप। सो मैं मॉडलिंग मैंने की, और उस टाइम में मैं बहुत सारे कमर्शियल में आता था, और फिर मुझे फ़िल्म मिली तो जो डायरेक्टर साहब थे, तो उसने कहा कि भाई साहब इसमें तो विलन का रोल है और हीरो के तौर पर तो नहीं दे सकते आपको काम। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा पाजी मैं शक्ति कपूर थोड़ी है। मैंने कहा यार इतना चेहरा तो गुजारे वाला है, इतना बुरा नहीं है क्या विलन। और उस टाइम में विलन आते थे, यानी शक्ति कपूर या इसके हाँ एग्जैक्टली। आजकल तो बड़े हैंडसम आते हैं, और मुझे अगर फिल्म की अभी ऑफर होगी तो मैं विलन का रोल करूंगा। और मैं सॉरी टू कट यू, शाहरुख ने अपना जो इब्तिदा किया है वो विलन से किया है। यस बट एनी हाउ उस टाइम में शायद इमेच्योरिटी आप समझे, या कोई तजुर्बा ना होने के बराबर था। मैं कुछ विलन के रोल से घर से भी घबराते थे कि कहीं ना कहीं शक्ति कपूर वाला सीन ना हो उसमें। एग्जैक्टली। सो मैं इसलिए भी, वो रंजीत हमारा आता था पुराने जमाने में, जी
वो रंजीत सिंह जहाँ से निकलते थे, वो इंडियन बहुत बॉलीवुड के कमाल के फिल्म एक्टर थे और अभी भी हैं। तो गली कूचों में लोग अपने बहन बेटियों को साइड पे कर लेते थे। तो मैं सोचा कि भाई साहब ऐसा ना हो कि हरमीत जहाँ से गुजरे और लोग कहें कि भाई साहब आ रहे हैं। सो बहरहाल मैं नहीं किया मैंने काम। मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हुए और फिर मैं वापस आ गया, उनके साथ एबटाबाद में रहा। वालिद साहब एडमिट थे, किडनी पेशेंट थे। सो ये थी। उसके बाद फिर हालात कुछ बेहतर नहीं थे तो निकल गया। मैंने कहा यार क्या करना है पढ़ाई में, और फिल्म लाइन में मैं कुछ चीज़ें मुझे दिखने को मिली जो मुझे अच्छी नहीं लगी। माजरत के साथ मैं थोड़ी सी खुल के बात करूं अगर आपका प्लेटफॉर्म इजाज़त देता है। एक तो मुझे याद है कि मैं कराची में था और बड़ा हैंडसम सा लड़का मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आज पार्टी है। सो मैं देहाती बंदा, गांव का बंदा, पार्टी हमारे सोच में आ जाती है कि लड़कियां 2-4 नाच रही हैं, 2-4 लड़के नाच रहे हो, साथ में कोई ड्रिंकिंग हो। सो मैंने कहा चले जाते हैं भाई साहब। और मॉडलिंग मैंने नहीं ज्वाइन की थी। जब वहां पे देखा तो मस्तूरात के बजाय वहां पुरुष जो है वो ज्यादा नजर आए। और जब लड़के ही पता लड़के। चला कि भाई साहब जो हैं सर्द सिख भी हैं और पठान भी हैं। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि भाई साहब बस हम मुझे माफी क्षमा कीजिए। और क्षमा कीजिए महाराज, हम यहाँ से निकल दिए। तो वहाँ से हम भाग भाग के आए और फिर मैं कभी नहीं गया। लेकिन इंडस्ट्री में चांस बहुत मिला रहा था उस वक्त, बट मैं फिर वापस हो गया। मुझे अच्छा, मुझे पता नहीं कुछ मेरी प्रॉब्लम है, शायद आपकी भी हो। मुझे जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स ना आए ना, मैं कहता हूँ भाड़ में जाए, नहीं कर वो वेवलेंथ नहीं मिल रही, इंस्टिंक्ट आपकी वो तो मुझे फिल्म से नहीं हो रही थी। और जो माजद के साथ जो वहाँ पे सेट पे जो सीन होते थे, यानी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी जो मैं देखता था कि मैं बैठा हूँ, या जो एक्टर होते थे लीड रोल वाले वो इंतहाई किस्म के रूट, और फिर वहाँ पे डायरेक्टरों का बिहेव इंतहाई किस्म का रूड होता था। और वो काफी दफा सेट पे गालम गलोच। तो मैंने कहा ये टीवी पे तो बड़े सोबर बन के आते हैं भाई साहब, और अचानक अच्छा वो खवातीन सुट्टे लगाएं। मैं उस चीज़ को, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएगी चीज़, लेकिन मैं एक देहाती, एक सादे से गांव से निकला, एक सादा सा इंसान जिसके लिए कुछ सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी कि मेरे सामने ये सारा कुछ हो रहा। तो मैं तो इन लोगों को बड़ा सोबर समझता था। यानी हमारे यहाँ मैं, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे ऐसे ख़वातीन जो ये शो देखेंगी शायद वो उस चीज़ को माइंड करें, या बहुत सारे सो कार्ड लिबरल मैं उनको कहूँगा जो बहुत सारी चीज़ों पे बड़े खामोश होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे वो खुल के आना शुरू हो जाते हैं। सो हमारे यहाँ मेरे गाँव का जो रीत रिवाज है या मेरे इलाकों का, तो मुझे ये चीज़ बड़ी डिफरेंट लगी। तो मैंने कहा और इट वाज स्टार्ट ऑफ योर करियर। यस, आप उस लेवल पे नहीं होते, मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं होते। तो इसी से सवाल डालते हैं आपके गांव की जानिब। हाय 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 हाय, हाँ चल, ये हमें बताएं पहले तो आप ये बताएं, आप पार्टीशन से पहले आपकी फैमिली आप यहाँ पर ही थे, आपका ख़ानदान पहले ही से यहाँ पर, या किसी जगह से आप माइग्रेट होके आए हैं? और थोड़ा सा हमें बताएं अपने इलाके और गांव। अच्छा, मेरे जो फैमिली है, बैकग्राउंड है, वो हज़ारा से है, दादे परदादे मेरे, और वी आर उपल। यानी एक तो सिखों में कास्ट नहीं है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई मैं फलां हूँ, तो उपल खत्री थे हम। ओके, देखिए बैकग्राउंड अगर आप जाएंगे तो किसी का डीएनए निकालेंगे सारे हिंदू ही होंगे या बुद्धिस्ट होंगे। जी, बाद में ये रिलीजन आए, इस्लाम भी बाद में आए इधर, जी एग्जैक्टली, और सिख भी बाद में आए। सो उसके बाद फिर हरिपुर और इन इलाकों से हमारा ताल्लुक, और वहाँ से फिर मुँह कर गए शांगला की तरफ। मेरे दादाजी जो थे, दादाजी बड़े अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, और बड़ी तगड़ी फैमिली आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह आप होते हैं वडेरे जागीरदार खान किस्म के लोग, तो वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड इंतहाई तगड़ा। फिर अचानक क्योंकि पले बड़े वो मामों के साथ, अपने जो मामे थे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और उस वक्त घड़सवारी जो होती थी वो उसका बड़ा ज़्यादा उसको ये था कि बड़ा ज़्यादा वो करते थे, और बड़े तगड़े किस्म के इंसान थे, बड़ी अच्छी हाइट उनकी थी। वो मुँह कर गए, उनकी जो मैटरनल फैमिली थी वो चली गई पंजाब, और उनमें से फैमिली से कई जर्नल जो हैं इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। यानी मेरी जो दादाजी थे फाइनेंस के, जब वो चले गए तो कुछ मसाइल का शिकार हुए, तो वो फिर शांगला की तरफ आए। शांगला में भी आने का एक वो था कि वहाँ पर एक खान फैमिली थी, वो मेरे दादाजी को बड़े लाइक करते थे। वो अपने एक इलाका है, मेरा का इलाका है, शांगला में मेरा का इलाका है, वहाँ लेके गए। फिर वहाँ जो एक खान साहब हैं, उसकी जो बेटी है उसकी शादी होती है चकेसर की तरफ। चकेसर का जो खान बहादुर है, आफरीन खान, बहुत बड़ा नाम।
उनके हाँ, उनकी शादी होती है और मेरे ख़्याल में मेरे दादाजी और उनका रिश्ता बहन-भाई का था, ओके। जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं। तो फिर वहाँ शांगला में शिफ्ट हुए, आई थिंक ये 1900 की, ये शांगला नहीं चकेसर में। तो वहाँ पे पहले से ही सिख मौजूद थे, कुछ हिंदू, कुछ सिख, और वहाँ पे ही रहे। तो गाँव में तो अभी भी वैसी से गाँव हालांकि खाली हो गया है सिखों से अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम अभी भी हैं वहाँ पे। तो कहाँ पे गए हैं वो बाकी? काफ़ी कुछ इंडिया चले गए, कुछ सिटीज़ की तरफ आ गए हैं, और मेरी फैमिली स्टिल वहाँ पे। ओके। हाँ, सो गांव मेरा इंतहाई खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत लोग हैं। अब तो चीज़ें बड़ी बदल गई हैं, मेरे काफ़ी अर्सों हो गए मैं नहीं गया हूँ। जब मैं जाता हूँ नए नौजवानों को मैं नहीं जानता हूँ, शायद वो मुझे भी ना जाने। लेकिन ये है कि मेरे दोस्त, मेरे बचपन के लंगोटिया यार जितने भी जो चड्डी फ्रेंड्स होते हैं ना भाई, वो मेरे सारे उधर हैं, और वो सारे मुसलमान हैं। और मेरी यानी नौजवानी की दहलीज, अब मैं जवान हूँ, उस टाइम मैं नौजवान था मैं। तो नौजवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले यानी कभी ऐसा नहीं हो कि मेरी घर में रात मैंने गुजारी हो। इवन जब मैं दोस्तों के साथ उनके डेरे पे गप्पे शप्पे सारा टाइम एक साथ गुजरता था, पढ़ाई सब कुछ। और गांव वाले कहते थे कि ये सारे लोफर लफंगों का टोला है। और लकीली आप देखें मेरे सारे दोस्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। सो ये मेरे गांव की हिस्ट्री है, और गांव बड़ा प्यारा है, बड़े प्यारे लोग हैं। सो अब ये बताएं कि हाउ यू एंडेड अप इन मीडिया में कैसे, कोई दिलचस्पी थी? अब ठीक है, आपने कहा फिल्म की बात तो कर ली, चलो वो एक मीडियम थोड़ा सा अलग है, बट जब हम अभी आपको देखते हैं, आप मोस्टली इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान में क्योंकि एंटरटेनमेंट का जरिया भी रातों को टीवी पे यही है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी दफ़ा अदाकारियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा होता है, तो वो पूरा प्लॉट है। सो कैसा रहा, कैसे आया? मैं मलेशिया में था, मैं ये स्टोरी बारहा बता चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज आपके प्लेटफॉर्म भी बता दूँ जी। मैं कमीज शलवार में था, यही कड़ा था मेरा, लेकिन आई वाज अ क्लीन शेव गाय। मैं कोलमपुर का एक गुरुद्वारा है तत खालसा, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ सिख आए तो वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं पंजाबी हो? तो मैं कह जी सरदार सिख ही हैं। उधर पंजाबी ने कहते हैं सिखा नो पंजाबी बोलते जी। यस। सो मैंने कहा जी मैं हाँ सिख हूँ। तो कहते हैं कि कहाँ से, पाकिस्तान से लग रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो कहते हैं वहाँ पे तो लोगों को कत्ल किया जाता है, वहाँ तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, तो आप लोग कैसे रह लेते, डर नहीं लगता? तो जब उनकी थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज थी माज़रत के साथ, तो बाहर दुनिया में हमें कोई अच्छी नज़र से कोई नहीं देखता है, बहुत बुरी नज़र से देखता है माज़रत के साथ। ये जो अगर कहेंगे बहुत ये हम जिंदा कौम है, ये सब बकवास बात है, ये सब मुताले पाकिस्तान की बातें हैं, हकीकत में इसमें कुछ नहीं। आगे जाके देखें तो लोग हमें बंगालियों से भी नीचे समझते हैं, और हम पासपोर्ट लाइन में जब एयरपोर्ट पे अब जाएंगे तो कहेंगे पाकिस्तानी केयर है, तो उधर बैठा देंगे। सो वो बड़े बुरे हालात में तो मुझे बड़ी चुभन हुई, बड़ा दर्द हुआ। जब आप बाहर दुनिया में आते हो, आपको आपकी अपनी मट्टी, अपनी सरजमीन, उसकी खुशबू होती है, और वो उसका एक प्यार होता है, वो अटैचमेंट आपको ना अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो मैं गुरुद्वारे गया, गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी होली बुक है, और मैं गुरुद्वारे में अरदास की कि मुझे अगर मौका मिला पाकिस्तान के हवाले से तो मैं ये जो पॉजिटिव इमेज है ना, इसके हवाले से काम करूं। और शायद रब ने मेरी अरदास कबूल की। और मेरे साथ एक लड़का था, जो लड़का था लड़की था बाद में, लेकिन वो तब भी लड़की था, लेकिन वो लड़कों के गेटअप में था। मुझे नहीं पता, वो मुझे लाइक करता था। लाइक करती थी। अच्छा, ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, पहली बात बता रहा हूँ। ओके। और वो अभी नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, और वो मुझे सुनेगी तो भी कोई मसला नहीं, इजाज़त उसने दी है। सो मुझे पप्पू टाइप में बच्चा था, तो उधर से वो मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट की। गपशप होते उसने कहा मैं प्रोड्यूसर हूँ फ़ला जगह में, फ़ला चैनल में, आप बड़े हैंडसम हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बातें हमारी होती थी और रात को देर तक होती थी। मुझे नहीं पता था भाई साहब वो लड़की है। अक्सर मेरी आदत होती, मैं जिम शिम से आ जाता तो शर्ट फेंक के ऐसे, ओ क्या हाल है ब्रो, कैसे हो, ठीक हो? कहता यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट बहरहाल होते होते मैं पाकिस्तान आया। मलेशिया में मैं बिज़नेस करता था, तो मुझे नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं आया तो मेरे भाइयों का ठीक था, मतलब नॉर्मल हालात थे, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं हर चीज़ खुद से करता हूँ। किसी से मदद यानी किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। वो क्या कहते हैं उस इंग्लिश में मेरे ख्याल में, तो मेरी कोशिश होती कि मैं किसी का कोई सहारा मुझे ना दे, और मैं लड़ता रहता हूँ अपनी लाइफ के साथ।
तो मैं जब यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ऑडिशन देंगे लेकिन हरमीत थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कहते यार पग में आते हैं। ओके। और उससे पहले आप बिल्कुल पग नहीं बांधते थे? नहीं, मैं मोनासिक था। अभी भी मोनासिक बहुत हैं। जैसे आप इंडिया में देखें युवराज सिंह है, सनी देओल है। नहीं, इस टॉपिक के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन बट आप नहीं पहनते थे? नहीं, दस्तार नहीं थी। मैं मोनासिक, सेशदारी सिख जिसे कहते हैं। ओके। तो इतना डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है। सो मैं जब आया तो मैंने कहा यार हाँ ये चीज़ है कि अगर मैं एज अ क्लीन शेव बैठूं तो दुनिया कहेगी मुस्लिम है, हिंदू है, कौन है, पता भी नहीं चलेगा। टर्बन के साथ मैं आऊँगा, एक अलग लुक होगी। सो हमने जब वो एक्सपीरियंस किया, मैंने ऑडिशन दिया तो मैंने तस्वीरें खींची। अब तस्वीरें खींची तो अच्छा लगता है किसी एंकर के साथ तस्वीरें खींचना, और उसके साथ मैंने तस्वीरें खींची स्टूडियो में। बड़ा खुश हुआ कि यार भाड़ में जाए, नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, स्टूडियो देख ली। सो बहरहाल तस्वीरें खींच के मैं अच्छी तस्वीर भी बन गई। और जो ऑडिशन मैंने दिया तो ऑडिशन की माँ बहन मैंने एक कर दी, क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं थी, पठान था मैं प्योर। सो हम पठानों की जो उर्दू होती है वो गुलाबी होती है। तो गुलाबी उर्दू में मैंने खबरें पढ़ दी। मैंने कहा भाई साहब चलो तस्वीर खींच ली, खाना शाना इन्होंने खिला दिया, वापस गाँव ही जाएंगे। और उसी दरमियान मैंने दिया था टेस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। कुछ 700 नौजवान थे उसमें, मैं भी दौड़ा। और वो सुबह सवेरे की दौड़ मुझे आज भी याद है। वो माजत के साथ वो कुत्ते जैसी बंदे की इतनी ज़बान निकली, और पीछे बंदा, अब पीछे पुलिस हमारे पीछे, फौजी भाई। सो एनी हाउ वो टेस्ट भी मैंने क्वालिफाई कर दिया भाई। ओके। अब ऑडिशन मैंने दे दिया, मैं गाड़ी में गया, मैं पोस्ट कर दी कि मैं एंकर के साथ तस्वीरें खींचती। अब उस एंकर की बात करूं, बेचारा मेरा फ़ैन है, बट एनी हाउ वो टाइम की बात है। सो तस्वीरें जब मैंने पोस्ट कर दी तो सुबह सुबह उठा तो इंडिया के अखबारों में, कनाडा के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में, ये वेबसाइट्स पे चल रहा है, मुझे मेंशन कर रहे हैं पाजी, और फेमस हो गए पाजी। मैं देखा कि हरमीत सिंह बिकम अ पाकिस्तानी फर्स्ट सिख न्यूज़ है। पाजी इससे पहले कोई भी एंकर नहीं था? अरे एक लड़का तो था पीटी में, तरनजीत सिंह, पर वो जर्नलिस्ट में शायद उसको क्या कहूँ, और स्टेट लेकिन वो बतौर वो कहता है कि मैं हर चीज़ हूँ। मुझे नहीं पता कि वो सारी चीज़ उसने की है दुनिया में। कोई वो कासिम की तरह है। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसने 12 कई दफ़ा ये बात मेरे खिलाफ की है। मुझे अच्छा नहीं लगता उसके खिलाफ बात करना, लेकिन बहरहाल ही इज़ द फर्स्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सो पाजी क्या हुआ कि तस्वीरें मैंने की तो मुझे ब्यूरो चीफ साहब थे मेरे, सलमान मेरे उस्ताद, उसने मुझे कॉल की कि भाई साहब ये तस्वीरें हटा दें, हमने आपको रखा नहीं है, आपने तस्वीरें रखा दी। वो इस तरफ बोलता है वो। तो मैंने कहा जनाब मुझे पता है आपने मुझे रखना नहीं है, तो तस्वीरें क्यों हटा दूं मैं? तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो नहीं हटाऊंगा। कहते आप हटाएंगे, हमने आपको रखा नहीं। मैंने कहा सर मुझे पता है आप मुझे नहीं रखेंगे, तो ये तस्वीरें फिर मुझे कौन स्टूडियो आने का चांस देगा, फिर एंकर से मैं कब मिलूंगा। सो हंसते हो गया, टेलीफोन बंद कर दिया। ये आपका पहला एक्सपीरियंस था स्टूडियो में? एंड यस, कभी ज़िंदगी में न्यूज़ के स्टूडियो में तो कभी नहीं आया। शॉर्ट ये फिल्मों में सेट पे रहा हूँ। ये कौन सा चैनल था जिसको आपने एज ए ज्वाइन किया पहले? ये ATV था। ATV बड़ा अच्छा चैनल था ये। आपको याद है PT और ATV बड़े छाए हुए थे। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, 1999-77 की बात नहीं है, 2017 के एंड की बात है। ओके। सो पाजी फिर क्या हुआ कि मुझे ऑर्डर आया दूसरे दिन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, और मैं खुश था कि भाई साहब फ़ौजी तो हम बन गए। यानी वो फ़ौजी तो नहीं होते हैं लेकिन इनके अंडर ही होते हैं, शुक्र है नहीं बने। तो हाँ ना, बचपन में मेरा भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम भी ख्वाहिश थी ना कि हम फ़ौजी बने। अभी जब हालात देखते तो हम कहते बने ही नहीं है, अच्छी बात है। सो बहरहाल वो दौड़ते दौड़ते ना सीन ये हुआ कि ऑर्डर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, वहाँ से कॉल आती है 10 दिन या 3 दिन बाद कि यहाँ कहते हैं कि आपने लाहौर जाके ज्वाइन करना है फ़लाँ तारीख़ को, 17 तारीख़ को। यहाँ से कॉल आती है कि हमने आपको सेलेक्ट कर दिया है मीडिया में, आप आए ज्वाइन करें इंटर्नशिप। मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब ये करूँ वो करूँ। फिर मेरे एक दोस्त हैं अब आजकल SSP पेशावर रहे हैं, तो उनको मैंने कॉल की। मैंने कहा भाई साहब ये प्रॉब्लम है। उसने कहा भाड़ में जाए, बंदूक उठाओगे, हमारी तरह इधर खड़े रहोगे, हर एक को सलूट ठोकोगे, भाई साहब मीडिया में जाओ, पैसा भी कमाओगे, टी पे भी आओगे, लोग तस्वीरें भी खींचेंगे। और मैंने कहा यार ये बात इसने मैं निकल गया, ये ऑर्डर कैंसिल, मैं इधर निकल गया। तो मीडिया में जब आया तो जब पहली बार आया, ज़ाहिर बात मैं कोलमपुर में रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि कोई लड़की जीन्स शीन पहने, कोई शर्ट, कोई अंग्रेज़ी में बात करे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ नौजवान लड़के ऐसे थे कि ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते थे और कुछ अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे।
और फिर यहाँ बर्गर का स्टाइल भी कुछ डिफरेंट होता है हाँ, कि, exactly. मम्मी डैडी होते हैं, हम तो उनको देख के ऐसे देखते रहते हैं। सो वो भी मजाक में मतलब मैं देखता था स्टूडियो का दरवाज़ा बंद हो तो वो भी मजाक थोड़ा सा उड़ाए ना कि पठान को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करेगा, वैसे ही आके चीखे मार के चला जाता है। वो मैं दिल पे लेता था, यहाँ लेता था, और मैंने कहा मैं इनको करके दिखाऊंगा। सो एक एक चैलेंज को, और मैं आता था सुबह 6 बजे आता था, अंधेरे में उठ के 6 बजे आता था पैदल। ये यहाँ पे एक अच्छा उसकी भी स्टोरी सुनाता हूँ। इधर एक फ्लैट्स हैं करीब के, और गोल्डा हाइट्स के करीब हैं यहाँ को फ्लैट्स हैं करीब, तो उसमें रात को आवाज़ें होती थी, भयानक किस्म की आवाज़ें होती थी, नाचने गाने की। पूरी रात तो मेरा दिमाग वो ख़राब कर देते। और जब देता तो रात को वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, दूसरी बोतलें होती वो तोड़ी जाती थी। मैं क्या पाजी किस जगह में फंस गया, और रात को नींद इनकी वजह से नहीं होती, और सुबह आप अजीब सी मखलूक है। मैं ये सोचता कि ये दिन को सोते हैं, रात को ही जागते रहते हैं। सो बट अल्लाह भला करे उस लड़की का, कि उस लड़के का, लड़की बाद आएंगे, उसका फ्लैट था, मॉडलिंग शॉडलिंग होती थी उधर, तो एक कोने एक बिस्तर मैंने बिछा दिया कि फ्री में जगह मिली है भाई साहब, पैसे तो है नहीं हमारे पास। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। हमें बातें हमारे पास बहुत है, हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। सो जब आपका ये एज ए एंकर था पहला एक्सपीरियंस, आप एनालिस्ट नहीं, आप किसी चीज़ के ऊपर भी नहीं यार, बीपर तक नहीं आता था मुझे। हाँ बिल्कुल। और आपने एटीवी में कितना अर्सा काम किया? एटीवी में मैं तकरीबन काम किया कुछ साल तक काम किया एज ए इंटरनी रिपोर्टर। और इंटरनी रिपोर्टर में फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई पब्लिक टीवी में। जुलाई में मैं आया आई थिंक 2018 में एज अ न्यूज़ कास्टर। और जब मैं न्यूज़ कास्टर के तौर पर आया तो आई थिंक मैंने पहली बार खबरें पढ़ी, और पहली बार खबरें पढ़ने का तजुर्बा बताता हूँ थोड़ा सा। अब ये है कि मुझे नहीं पता कि ये बड़े बड़े कैमरे मेरे ऊपर आ रहे हैं, रब्बा मैं तो छोटे कैमरों का आदी था। सो वो जिप कैमरा जो होता है, स्टूडियो पब्लिक न्यूज़ का बहुत खूबसूरत स्टूडियो बना हुआ है, तो वो जिप आया तो मैंने बातें की, शादी की, वो खबरें। और मुझे नहीं पता था कि भाई साहब अब ब्रेक मैंने बोल दिया, ब्रेक के बाद ब्रेक हो गई होगी। वो जिप कैमरा उठता है तो तब जाके ब्रेक होती है। तो मैंने ना भंगड़ा डालना शुरू, मैंने कहा वो भी वायरल। सो बाहर जब आया तो सारे स्टूडियो वाले खड़े थे, जो मेरे उस्ताद थे, बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत, फौत खुर्शीद साहब। सो आजकल दुनिया में नहीं रहे, कोरोना में चले गए दुनिया से। तो उन्होंने पहले गुस्से में मुझे देखा, फिर ताली बजाई। मैं उससे बड़ा डरता था, उस्ताद थे मेरे, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। सो उन्होंने कहा कमाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो वो फिर ऐसा हुआ कि दुनिया के टॉप क्लास की हेडलाइन में, अखबारों में, हर तरफ वाह वाह होने लगी, लोग तस्वीरें खींचने लगे हर तरफ से। यूट्यूबर्स वगैरह मेरे पास इंटरव्यूज़, इंडिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, हर तरफ से मेरी तस्वीरें छाई गई। सो ये दौर था जब मैं एज ए न्यूज़ कास्टर बना। ओके, अच्छा अब आते हैं कि आपने मीडिया फील्ड में कर ली। अब आप खौफ लगता है कि मैं फिर दोबारा उस फ्लैट पे नहीं, मैं उस पर आऊँगा, आपके उस स्ट्रगल के ऊपर भी आएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमें तजस्सुस इसलिए है, तजस्सुस ऐसे होता है कि एक पाजी आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया में, अभी हम उससे प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे होते हैं, एक जो एथनिक मिनोरिटी है ना, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। यस, ठीक है, आप रिलीजियस मिनॉरिटी हो के आप अपने आप को ओन करते हैं, ठीक हो गया, आप जहाँ पे अपने व्यूज़ को भी ओन करते हैं। तो जब आपको शोहरत मिल रही है, जब आपको लोग आपकी वाह वाह हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई डर था? डर तो जब इस फील्ड को ज्वाइन कर रहा था तो मुझे पता था कि खौफनाक फील्ड है, और मैं पहले से लिस्ट निकाल चुका था कि यहाँ पे किस किस का कैसे मर्डर हुआ, फिर यहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं कितने ख़तरनाक लेवल से गुजरते हैं और किस तजुर्बात से उनको गुजरना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो थी, साथ में ये रखी थी, पर दिल पक्का था कि भाई नहीं, करना है, काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, चाहे भाड़ में जाए, मार दे दे तो मार दीजिएगा, लेकिन मुल्क की इमेज के लिए काम करना है। बाहर दुनिया में अच्छी नज़र से नहीं देखती। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यार ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मुल्क हिंदुओं का भी है, ये मुल्क सिखों का भी है, ये मुल्क क्रिश्चियन का भी, ये पारसियों का भी है। यार हमारे पास तो ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन ये था कि आप मुसलमानों के पास तो ऑप्शन नहीं था ना जाने के लिए, हमारे पास ऑप्शन था हिंदुस्तान, एंट्री हमारी हो रही थी। हमारे दादों परदादों ने कहा भाई कैसे जाए, ये तो हमारी मिट्टी तो हमारी है, क्यों जाए एक नया देश, हमारा देश तो यही है, हमारी सरजमीन तो यही है। सो
इस चीज़ को देखते हुए सोच यही थी कि भाई काम करना है, हालात अच्छे बुरे आएंगे और आए, और बुरे हालात देखे और देख रहा हूँ, या ठीक है। तो कभी कभार ये होता है, जिस तरह आपने बात की कि आपके पास ऑप्शन था जाने का, एंड मेरे दादा के पास था। दादा के, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह का मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। आपके पास अभी भी है ऑप्शन? अजय, मेरे पास जब मेरे भाई का मर्डर हुआ, उस पर भी आते हैं। मेरे भाई का जब मर्डर हुआ तो मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ़ी के थ्रू मुझे कॉल करवाई दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि आप ना, मैं रो रहा था उस वक्त जब आपके भाई की लाश पड़ी हो ना, दूसरा तीसरा दिन हो और घर में, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा सर ऐसी बात है कि मैं फ़लाँ बंदा आपसे बात करना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है, डायरेक्ट कराएं। मैंने कहा ताज़ियत करेगा? तो उन्होंने कहा जनाब, हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, हमें पता है पाकिस्तान में आप लोगों के साथ ज़्यादती होती। तो मुझे तो पहले अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने सुनी उनकी बात, तो उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे हम आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिठा देते हैं, अच्छा घर दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, आपको प्रोटोकॉल देते हैं, आप उधर आएँ, हम आपके को सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा फिर करना क्या होगा? मैंने रोते हुए मैंने ये बात की। तो कहने कि हम इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर जो हम कहेंगे वही करना होगा। तो मैंने रोते हुए मैं बोला मैं तारिक फ़तेह बनूंगा। तो उन्होंने कहा यार आप क्यों ऐसी बात है कर? मैंने कहा भाड़ में जैसे ऐसी ऑफ़र, और मैंने कहा मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, क्योंकि मुझे बोलना आता है, मैं इतना प्यारा नहीं हूँ, लेकिन चेहरा फोटोजेनिक है, तस्वीर कैमरे में कोई अच्छी आ जाती है मेकअप करने के बाद। सो पाजी चीज़ें तो ऑफ़र होती हैं। अभी भी रिसेंटली मुझे जब मेरे पास शाज़िया मरी का मामला हुआ तो बहुत मामलात ख़राब थे, थोड़े नहीं थे, बड़ी धमकियाँ भी हुई। फिर मामला ये हुआ कि कनाडा में आप जैसे दोस्त जो फ़ैन वगैरह हैं उनकी तरफ से कॉल आई कि भैया हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और आप अभी पासपोर्ट हमें दें, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आपके फ़ैन हैं, हम आपको पसंद करते हैं, आप निकले यहाँ से। और मुसलमान थे, पठान थे। मैंने कहा नहीं यार, मैं भागने वालों में से थोड़ी हूँ यार, मैं तो मुकाबला इधर ही करूँगा। भागना होता तो मैं पहले भाग जाता। मुकाबला किया, वापस किया, उसी चैनल वापस किया जिससे कहा गया था कि आप पर दरवाजे हमने बंद कर दिए, पाकिस्तान की मीडिया चैनल आप पे दरवाजे बंद करेंगे, आप यहाँ के रह के दिखाएं। मैंने कहा मैं भी अपने बाप का पुत्र नहीं कि मैं अगर उसी चैनल में ना गया जिससे मुझे निकाला गया, उसी चैनल पे गया, काम किया, 3 महीने, खुद रिज़ाइन दे के निकल गया। ओके अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफली हम, वैसे मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, थोड़ा सा मैं इस मामले के मतलब बताएं कि जो शाज़िया मरी वाला इशू हुआ एंड स्टॉप डायरा बहुत सोशल मीडिया, थोड़ा सा ब्रीफली। देखो मैं शॉर्ट सी बताऊंगा। देखो हर ज़राए होते हैं हमारे, और ज़राए से ख़बरें आती रहती हैं एनी टाइम। अभी मेरे पास ख़बर आ गई, सो ख़बर आई, मैंने ट्वीट की और वो ट्वीट इंतहाई वायरल हो गया। फिर मुझे लगा कि यार पीछे से वो नहीं है, ज़राए नहीं कंफर्म नहीं कर रहे आपके, तो देन मैंने डिलीट मारी और मैंने माज़रत की उसके लिए। लेकिन वो बड़ी गुस्से में थी, जलाल में थी, और गुस्सा होना चाहिए जब आपके पास ताकत हो, जब आप बड़ी कुर्सी पर बैठे और आसपास लोगों के साथ आपके बड़े ताल्लुकात हों, स्ट्रॉन्ग हो, आप वज़ीर आला हो, सारे कुछ हो, पीपल्स पार्टी हो, तो ऐसे में तो फिर गुस्सा तो आता है। तो उन्होंने बड़ा वो किया, पब्लिक से मुझे निकाला। फिर मैंने बड़ी मिन्नतें की, बड़े दोस्तों से कॉल की कि यार छोड़ दे, कैसे ख़त्म कर देते हैं। साफ़ियों को बड़े हामिद मीर ने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने हामिद मीर की बात भी नहीं मानी। फिर मामला ये हुआ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि मुझे कुछ हो गया या जो भी हुआ, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड देन आफ्टर 2 days इंडियंस, अमेरिकन्स, इंग्लैंड, कनाडा में बड़ी बड़ी अखबारों में एग्जाम, वो इस तरह के मुद्दे तो वैसे भी। और उसके बाद फिर हमारी जो है भाई लोग जो है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हरकत में है। उसने कहा यार तुम मुल्क का नाम ख़राब हो रहा। एक वो इंडिया ने स्टोरी बड़े मज़े की लगाई कि एक ही सिख को पाकिस्तानी नहीं संभाल सकते, हम तो प्रेसिडेंट बना लेते हैं। तो तब इनको तब चढ़ी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। सो एनी हाउ होता है। मैं आज भी उनसे कहता हूँ हमारी बहन है, और अगर उनका दिल दुखा हो तो हम उसके लिए माज़रत खाएँ, लेकिन हमारा भी तो दिल है भाई साहब। कभी कभार होता है आपको, अब जब माजरत कर देते हैं, और सोशल मीडिया में बदकिस्मती ये ना हर कोई अपना नैरेटिव लेके आता है ना, और मुख्तलिफ, अब सिर्फ वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव भी नहीं होगा, एथनिक नैरेटिव भी आ जाता है, रिलीजियस नैरेटिव भी आ जाता है, एंड स्टफ लाइक आपके आइडियोलॉजी भी आता है उसके आसपास। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा पाजी, एक ना जनरली मैं अपनी दिलचस्पी के लिए और हमारे ऑडियंस की दिलचस्पी के लिए भी है, अब मैं जिस एरिया से हूँ बलूचिस्तान में हमारी सिख कम्युनिटी की एक अच्छी खासी तादाद है,
और हिंदू कम्युनिटी की बहुत अच्छी खासी तादाद है। एंड आई थिंक, और मैं इस बड़े शोटी के साथ कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड सेकुलर प्लेसेस इन दिस कंट्री। यस, ठीक है। और कलात की बात करते हैं, डेरा बुगटी की बात करते हैं, मकरान बेल्ट में दे आर लिविंग विदाउट एनी फेयर, और बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे हैं जिस तरह होता है। इवन के लोअर लाई में ज़ियारत के कुछ मकामात पे दे आर देयर एवरीवेयर। अब थोड़ा सा मैं पाजी ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर बाद पहले पग की बात की, थोड़ा सा हमें बताएं कि जो सिखिज़्म है, जो आप रिलीजन है, किन कोर वैल्यू सिस्टम के ऊपर है? कोई जनरली एक स्टूडेंट मेरे तरह जो जानना चाहता है देखिए, सिखिज़्म पहली बात तो है तौहीद पे यकीन रखता है और इंसानियत पे बिलीव करता है। सिखिज़्म बाबा गुरु नानक जी का फ़लसफ़ा बड़ा खूबसूरत फ़लसफ़ा है कि भाई आप अवले उनसे जब पूछा गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो उन्होंने फरमाया कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ये तो उसकी नूर से पैदा मखलूक है, ये तो सारी अच्छी है, कोई बुरा नहीं है। अपने किरदार से बुरे होंगे लेकिन वो तो उसकी नूर है। सो बात यह है कि तौहीद है, इंसानियत है, आउट ऑफ कास्ट, यानी सिखिज़्म बिलीव नहीं करता कास्ट सिस्टम पे बिल्कुल भी, ऊंच नीच बिल्कुल नहीं है, अच्छा बुरा दिन नहीं है, काला से जिस तरह आप लोगों में भी कलर्स हैं, हमारे यहाँ हम हिंदू भाइयों में भी कलर्स हैं कि अब जो मैं काले लिबास में आया तो उसको कहते हैं अशुभ है ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हम कहते हैं सारे रंग बहुत खूबसूरत हैं और हर रंग में रब की तख्लीक है। मैं हिंदुइज़्म पढ़ता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को पढ़ता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर रिलीजन बड़ा खूबसूरत है। मैं हज़रत मोहम्मद जी के किरदार को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीज़ें करके दिखाई, कोई उन पे जुल्म ढा रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, वो फिर भी कहता है आपको दर्द तो नहीं हुआ। एक खातून हिंदा कलेजा चबाती है उनके चाचा का, फिर भी वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, यानी ये मेरे सामने ना आएगा, मुझे दर्द है तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी इसको माफ़ कर देते हैं। कर देंगे आज का मुसलमान? नहीं करेगा। पूरा पूरा दिन वो भूखे प्यासे रहते हैं और 2 खजूरें मिलती हैं, सामने से राह से गुज़रता हुआ शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसे आपकी लैंग्वेज में काफिर कहा जाता है, वो काफिर गुज़रता है तो वो कहता है मैं भूखा हूँ, तो कहते हैं ये खजूर आप ले लें, आप खा लें, ये पानी जो पड़ा है आप पी लें। तो ऐसा किरदार हर एक ने अपना निभा के गया है। तो यहाँ पे भी आपको इंसानियत नज़र आती है। मैं मुसलमानों के साथ बच्चा बड़ा हो गया हूँ, मैंने बड़े खूबसूरत लोग देखे हैं, मेरे अपने सगे, मैं ये कहूँगा मेरे मामे दिल्ली से हैं। मेरी वालदा को जिस बंदे ने अपनी बहन बोला वो मौलवी साहब हैं, और जिसने बेटी बोला वो मौलाना साहब की माँ है। जिस शख्स ने मेरी वालदा को अपनी सगी बहन और हर दीपावली विसाखी ईद में पैसे दिए, उसका नाम था मोहम्मद। तो ये खूबसूरत किरदार हम इनको गिनते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा, ये लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, मैं नेगेटिव बात करूंगा, लोग नेगेटिविटी को फैलाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी रिलीजन है, कोर तो थीम वो इंसानियत। यस यस यस, उसी के ऊपर हम प्यार मोहब्बत की भाषा हर एक ने सिखाई है। हर एक, चाहे वो अर्जुन को आप पढ़ते हैं, राम को पढ़ते हैं, आप सीता माता को पढ़ते हैं, आप जीसस को पढ़ते हैं, आप मोहम्मद साहब जी को पढ़ते हैं, आप इब्राहिम जी को पढ़ते हैं, आप जहाँ जहाँ जाएं, सिर्फ भाषा क्या है? इंसानियत। और वो जब उसने ही पैदा किया तो हम कौन हैं भेदभाव करने वाले? और कुरान शरीफ में क्या है? रब्बुल आलमीन है। और फिर हज़रत मोहम्मद जी ने क्या बात की कि मैं तो पूरी दुनिया के लिए आया हूँ। ऐसे ही है ना, मुसलमानों का नाम तो नहीं है ना। सो मैं इस चीज़ पे बिलीव करने वाला हूँ और मेरे ख्याल में बाबा जी को मैं मानने वाला हूँ। बाबा जी का भी यही पैगाम है, वो भी इंसानियत का प्रचार। और यही वजह थी कि कभी कभी मुसलमान कहते हैं कि हम सिखों के बड़े करीब हैं, सिख हमारे करीब है। जो गीता आप पढ़ेंगे, गीता भी मोनोथीस्ट है, यानी वो भी रब की बात करते हैं, वो भी इस सृष्टि की बात करते हैं, इसकी रचना की बात। सेम गोज विद बाइबल। यस, बिल्कुल सारे ऐसे। पाजी तो ये मोहब्बत है बस इंसान ने अपने, क्योंकि पाकिस्तान, माज़रत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने मज़ाहिब का इस्तेमाल हमारे जो ताकतवर हलकों ने किया, ये किसी मुल्क में नहीं हो। इट्स वेरी सैड। रियासत ने जिस तरह से वो हुआ। और थोड़ा सा हम अभी आपने कहा कि सिंह कहते हैं शेर को, यस, और
कोर शेरनी। शेरनी को। और थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कर सकें ये कड़ा का थोड़ा हाँ, सा क्या अब कॉन्सेप्ट वैसे है और हमारे पद का क्या? पांच ककार हैं, 5 ककार। ओके कच्छा, कड़ा, कंगा, केस, किरपान। ओके ठीक है। अब दस्तार का कॉन्सेप्ट ये है कि जब औरंगज़ेब इस खित्ते में था तो औरंगज़ेब के हवाले से ये था कि बहुत सारे हिंदूस जो थे उनको उन्होंने ज़बरदस्ती मुसलमान किया था। राजस्थान के इलाके में और इन इलाकों में हिंदू लिखते थे सिंह, ओके और वो घोड़े पे बैठते थे, दस्तार बांधते थे। औरंगज़ेब ने कहा कि नहीं, गैर मुस्लिम जो है वो नहीं बैठेगा किसी घोड़े पे, दस्तार नहीं बांधेगा, तलवार नहीं रखेगा। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो हमारे 10म पिता यानी 10म गुरु थे, उन्होंने कहा कि मैं एक सिख सजाऊंगा। जो पहले सिख था वो दस्तार भी बांध देगा, वो घोड़े भी बैठेगा, वो तलवार भी उसके हाथ में होगी, और आपने जो कुछ करना है कर ले। तो एज ये अब आपने देखें, बहुत से लोग देखते हैं कि जो राजनाथ सिंह है वो तो टीका लगाता है, वो भी सिंह लिखता है। तो ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ कि सिंह हिंदू लिखते थे, सिख नहीं लिखते थे। ओके बाद में एज अ चैलेंज, क्योंकि हिंदू जो थे वो लड़ने की ताकत नहीं रखते थे, तो और हिंदुइज्म को बचाने में सिखिज्म का बहुत बड़ा रोल है। या हिंदुस्तान के कल्चर को, आपने अरबी पढ़ी होगी, आपने पारसी पढ़ी होगी, इसमें लफ्ज़ हिंदी बोला जाता है, हम सब के लिए हिंदी, वो मुसलमान के लिए भी हिंदी लफ्ज़ है। तो ये हिंदी कल्चर को बचाने में सिख का एक बहुत अहम रोल रहा है। सो ये स्टोरी है सिखिज्म की, और बहुत बड़ी स्टोरीज पे हम तो इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू yes, नहीं, ये जो आपने अभी जो बातें की हैं, और यही हम चाह रहे थे ना, ये जो कन्वर्सेशन होती है ना, जो कभी कभार नहीं होती हमारे मुल्क में, हम बहुत सतही देखो प्रॉब्लम है, डर ये है, खौफ ये है कि इस मुल्क में जिस किस्म के एलिमेंट को प्रमोट किया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ताकतवर हल्कों ने किया। बिल्कुल, बहुत हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री बहुत कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, अभी बहुत डीप कन्वर्सेशन की है, थोड़ा सा लाइट करते हैं। हमने बहुत बात की। अच्छा, मुझे बताएं रोहित, आप पाकिस्तान के हर कोने में गए? जीबी गए? यस। आप केपी तो आपका अपना हो गया, मेरा इलाका है। सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया। विदाउट एनी बीइंग बाय, सबसे फेवरेट जगह कहाँ पे जहाँ पे आपने विजिट किया? भाजी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कहने को तो मैं कह दूंगा कि सारे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन यकीन माने कि गाड़ी में बैठूंगा ना, तो जब देखेगा सरदार बैठ गया या कोई हिंदू भाई बैठ गया, तो टेप को, रिकॉर्डर को तेज़ कर देगा तिलावत लगा के, या 2 कन्वर्सेशन शुरू कर जाएंगे इस्लाम के बारे में, तबलीग देना शुरू कर देंगे। ये प्रैक्टिकली होता है हमारे साथ, हर दिन होता है, स्कूल में होता है, मेरे साथ खुद हुआ है, एनी टाइम जब मैं मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, मैं वहाँ पे मैंने बड़ा अजीब सा तबका देखा है, इंतहाई इंटेलेक्चुअल, गुफ्तगू का मयार बड़ा डिफरेंट है उन लड़कों का, लड़कियों का। अच्छा, मैंने तासुब रत्ती भर रब दी सौं खा के कह रहा हूँ पाजी, रब दी सौं खा के कह रहा हूँ कि मैंने रत्ती भर नहीं देखा है। मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं ना, मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जिस गिलास में मैं पानी पीता उसी में वो पीते, ठीक है। तो मैंने वहाँ अजीब से लोग, अजीब सा कल्चर, और जो दिल को छू देने वाला कल्चर है। बस दुख एक बात का, और फिर आप, मैं उस गुस्से पे जाऊँगा, आप मुझे कंट्रोल करेंगे, तो मैं इसलिए गुस्से पे नहीं जा रहा हूँ कि जो रियासत ने किया उसके साथ वो नहीं होना चाहिए था। बट बहरहाल हमें खुशी हुई कि आपको वहाँ पर लोगों ने प्यार दिया। पाजी, मैंने एक और चीज़ देखी है, मैंने हिंदू भाइयों से मेरी मुलाकातें हुई, और मुझे बैठा था मैं, तो आपका वज़ीर आला बुगटी साहब भी बैठे थे, और बुगटी साहब मेरे फ़ैन थे, बट एनी हाउ थे, अब नहीं है। सो हम बैठे थे, तो एक हिंदू भाई आया, तो पूरे 400 लोगों का खाने का प्रबंध उसने किया था। तो हमें तो नहीं पता चलता ये हिंदू है, सिख है, ये जो भी है। तो मेरे पास आया, कहते सरदार साहब वाहिगुरु। मैंने कहा जी वाहिगुरु। तो कहते हैं कि मैं क्या खिदमत करूं आपकी। मैंने कहा खाना लगा है, वही साहब खिदमत क्या है, खा ही रहे हैं। कहते हैं मैं हिंदू हूँ और ये सारा कुछ खाने के अरेंजमेंट मैं कर चुका हूँ। फिर मैं जब 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम मेरे पास था, मैं उससे गुफ्तगू की कुछ और हिंदू भाइयों से। उन्होंने कहा यार हमने कभी ये फील ही नहीं किया है कि हम हिंदू हैं और ये मुसलमान हैं। मैं गया हूँ मुख्तलिफ दुनिया मैंने देखी है भाजी, मुझे यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की जो चीज़ें ना वो अट्रैक्ट करती हैं, पागल करती हैं अपने अंदर। अभी मुझे परसों किसी ने कहा यार निकल यार, जिंदा भाग इस मुल्क से यार, क्या करते हो सरदार। वो मैंने कहा क्या करेंगे बाहर, क्या करेंगे, मुल्क है मेरा, अपने घर को छोड़ दूँ जाऊँ। ठीक करने के लिए बैठे हैं ना, करेंगे ना, एक दिन ठीक हो जाएगा। वो क्या कहते हैं उम्मीदें बाहर रख, तो उम्मीद तो हमने रखी है भाई।
फ़िरौन भी अपने आप को बड़ा कुछ समझता था, तो पैदा हुआ उसके घर में, फिर मूसा पैदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो होता है, वक्त आएगा। ये रियासत जिसकी बुनियादें जिन्ना साहब ने रखी थी, एक अच्छे नज़रिए पर बनी थी, जिसके नज़रियात थे, जिस नज़रियात पर ये रियासत बनी, हम उस उम्मीद को तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि उम्मीद से हम बांधे ना, और हम उम्मीद ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह वक्त, ये तारीख, ये रात जो है, एक दिन रोशनी की किरण ज़रूर आएगी। वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा एक्चुअली किसी भी मुल्क की या किसी भी इलाके की इंटरेस्टिंग वक्त वो जब चैलेंजेस हो रहे हो, हर तरफ आपको अंधेरा दिखाई हो रहा है, तो चैलेंजेस में लड़ने का मज़े कुछ और है भाई। आप चैलेंजेस के साथ लड़ेंगे ना पाजी, वो भी दिन थे कि भाई मुझे याद है कि एक दिन ऐसा था कि इधर एशिएट के पास लड़के दस्तरखान बिछाते हैं, जेब में पैसे नहीं थे, वहाँ बैठ के खाना खा लिया, और फिर वक्त ये बदला कि उसी दस्तरखान के एक दिन में चीफ गेस्ट बना। तो ये वक्त की बात है। आप चैलेंज से निमटते हैं, चैलेंज से गुजरते हैं। जो लोग कहते हैं कि चैलेंज को, मैं कहता हूँ कि भाई देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, मैं उस लेवल तक तो नहीं जाता, लेकिन बच्चा एक एज अ चैलेंज के तौर पर पैदा होता है, दुनिया में आता है। जब दुनिया में आप रेजिस्ट करते हैं ना, आप मज़ाहमत करते हैं, तब जाके आप कहीं पहुंचते हैं। हरमीत, अभी मैंने आपकी कोई वीडियो देखी थी, गालबन यू बीन विद डिस्कवर पाकिस्तान। नहीं, ये सरदार हम एक जैसे नजर आते हैं, मैं नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम, यूं। अच्छा डिस्कवर पूरा में मेरे ख्याल को एक और सरदार है। अच्छा, और वो व्लॉगर था, आई थिंक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, लड़का है। और मेरे अंदर जो कीड़ा है वो शायद किसी और सरदार के अंदर नहीं है, जर्नलिज्म का। अच्छा, जर्नलिस्ट फील्ड में ट्विटर पे एक्टिव रहना, लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक कर देंगे, तो मैं वो टाइप कैरेक्टर हूँ। तो शायद मैं हमेशा, मेरी फैमिली का ये प्रॉब्लम है कि हम हमेशा लेफ्ट पे खड़े होते हैं, यानी राइट पे और लेफ्ट पे आपको पता है कि हम मज़ाहमत वाले लोग, बिल्कुल लेफ्ट। इस वक्त पे पूरी दुनिया बटी हुई, और आप मेरे वीलॉग देखें तो इस वक्त आपके पूरे पाकिस्तान में अगर कोई मिडल ईस्ट पे और फ़लस्तीन के हक़ में बात करते तो मैं ही करता हूँ। वरना लोग तो डरते हैं कि भाई अमेरिका का वीज़ा में नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ भाई सब भाड़ में नहीं जाएंगे हमने तो इधर ही रहना है। सो मेरा यही प्रॉब्लम है। जब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये यूथिया साफ़ी है, लेकिन मैं तब पटवारी था जब नवाज शरीफ साहब ने मुझे हाथ जोड़े थे। ये आप गूगल कर सकते हैं, आप जब इसको डालें, आपको गूगल में वो स्क्रीनशॉट लगाएं ताकि लोगों को पता लगे। नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत में थे, तब उन्होंने मुझे देखा, वो थोड़े से शर्माए। उसने मुशाहिद हुसैन सईद साहब को कहा ये सरदार साहब दिल्ली से आए हैं। उसने कहा नहीं, दिल्ली के नहीं हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हाथ जोड़ाए और कहा सरदार साहब मेरे लिए अरदास करना, मेरे लिए दुआ करना, बड़ी मुश्किल में हूँ। तो तब मैं पटवारी एग्जैक्टली आज मैं थोड़ा सा जले जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जुल्म हो, ज्यादती हो, हम जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं। मैं वही हूँ। तो यही मेजर एक इंसान से एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है। मैं सर आई वांट टू ऐड सम नॉन पोलिटिकल, आई थिंक जो PMLN है, आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं काइंड ऑफ दैट, उनके आसपास हमेशा सरदार साहब हैं कोई, गाय एवरी टाइम एक्चुअली, और वो क्लोज सर्कल में है। मिनिस्टर हैं भाजी, बड़े मनसब पर बैठे हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्ट्रगल है और वो मिनिस्टर बने हैं तो उनकी पार्टी के बंदे हैं। हम तो सियासी, फिर वो महेंद्र पाल जी थे, महेंद्र पाल सिंह का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो भी बड़े टैलेंटेड हैं। तो ये दो सरदार पंजाब से हैं और एक सरदार रंजीत सिंह, मैं चाहता हूँ कि उसको भी बुलाएं, बड़े तगड़े पाकिस्तान जमात उलमा इस्लाम के कैंडिडेट MPA रहे हैं और अभी भी जमात उलमा इस्लाम के KP के बड़े अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको भी बुलाएं कि देखो मज़हबी पार्टी में भी एक सिख है। सो ये अच्छे किरदार हमारे हैं पॉलिटिक्स में और हमें अच्छा लगता है कि नौजवान निकल के कुछ भी कर रहे हैं। सो बाकी मैं अपने ये जो माइनॉरिटी के लफ्ज़ से मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, लेकिन मैं गैर मुस्लिम जितने भी पाकिस्तानी उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई साहब भाड़ में जाए, किसी की सोच कोई क्या करता है, कोई मौत और ज़िंदगी ये मेरे और किसी के हाथ में नहीं है कि वो कह के फ़लाँ को हम उधर ही मरवा देंगे। ऐसा नहीं है। मेरा भी भरोसा है, आपका भी भरोसा है, आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है कि मारने वाला, ज़िंदगी देने वाला एक ही है। तो भाई साहब निकलें, काम करें, ये हमारा मुल्क है, हम इसके लिए काम करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा।
और मेरी गुजारिश भी ये होती है हमेशा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में कि कितना अच्छा लगेगा कि आपका कोई सीएम या आपका कोई बड़ी मिनिस्ट्री पे बैठा कोई सरदार हो, बिल्कुल बहुत अच्छा, और कोई diversity हिंदू का हो, एक मैसेज आता है, कोई बिल्कुल। क्रिश्चियन हो। यही मुल्क हम चाहते हैं यार। ये नहीं चाहते हैं कि भाई साहब आप मैं हमेशा एक मिसाल देता रहता कि आप किसी बागीचे में जब जाते हैं, जब आप वहाँ पे एक किस्म के फूल देखते हैं तो उसकी एक जैसे खुशबू होती है और आपका दिल नहीं करता बार बार देखने, एक बार दो बार देख लेते हैं। लेकिन अगर आस पड़ोस में रंग बिरंगी फूल और उसकी मुनफरिद किस्म की खुशबू जब आप जाते हैं तो आप बार बार आपको अट्रैक्ट करती है। यही इस मुल्क की मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे क्रिश्चियन, यहाँ पे पारसी, यहाँ पे सिख, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। और कितना अच्छा होता, जाते जाते मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरी ख्वाहिश है शायद मेरे मरने के बाद ये पूरी होगी, और वो ये है कि जब दीपावली हो और अंधेरे हों और आपको सिर्फ तारीकी उम्मीद की कोई किरण नज़र ना आए तो मुसलमान जाके एक दिया जलाए, वो भी दीपावली का। और जब आसपास खून की ये होली हो जो हम कर रहे हैं, हमारे मुल्क में बरसों से चली आ रही, और कहीं ना कहीं हम जाएं, मिल के जाएं, रंगों की होली खेलें तो कितना मज़ा आएगा। और जब ईद का दिन हो और आप मस्जिद से निकलें और मैं छप्पी पाऊँ और मैं आपको ईद की मुबारकबाद दूँ और मैं जाके सवई आपके साथ रल मिल के खाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और विसाखी हो तो हम मिल के भंगड़ा डालें, जलेबियाँ खाएं। यही पाकिस्तान में चाहता हूँ और शायद ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि वो कहते हैं ना कि उम्मीदें बाहर रख, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ बदलेगा। जिस तरीके से मेरे मुल्क के नौजवान मुताले पाकिस्तान को रिजेक्ट कर चुके हैं, एक नई सोच को लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वक्त दूर नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये आखिर में जो आपने जो मैसेज दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा है और हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। और बहुत कम लोग होते हैं, ये जो डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है, और हम जिस तरह के मुल्क में रहते हैं और जिस हालात में हैं, इन हालात में इस तरह का पैगाम देना बहुत शानदार बात है। सो नाजरीन, हम जाते हुए यही कहेंगे, उम्मीदें बाहर रख। वसीम बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।